अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर और एमर्स। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम भी से आपके सिलेबस में लिखा हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो आए जरा शुरू करें स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। चले भैया शुरू करते हैं, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा लेक्चर शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी। एटम के स्ट्रक्चर के रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई। एटम को हम देख नहीं सकते थे, तो डेमोक्रिटस वो पहले साइंसदान माने जाते हैं जिन्होंने हमें आके बताया कि भैया ये जो यूनिवर्स है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसका नाम है एटमॉस। क्या नाम है? एटमॉस। इसका मतलब है इनडिविजिबल। क्या मतलब है भैया? इनडिविजिबल, ना काबिले तकसीम। यह वर्ड लेटिन या ग्रीक वर्ड एटोमियो से भी निकला है। जो एटम है इसका मतलब है इनडिविजिबल, ना काबिले तकसीम। डेमोक्रिटस वो पहले साइंसदान है, किताबों में लिखा है, मोस्टली इनका नाम है। ग्रीक फिलोसफर्स थे, बड़े ज़हीन लोग थे ये लोग। तो जनाब उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री में नाम आता है जॉन डाल्टन का। इन्होंने बड़ी कमाल बात की है जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने आके कहा भाई, हर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, हर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं इनकी अपनी स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी अपनी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्होंने क्या बोला? इनकी डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्होंने एटम के मुतालिक दो तीन बातें करके गए। उन्होंने कहा जनाब जो एटम है ये बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है और हार्ड है। इसका जो स्फीयर है वो बहुत ज्यादा डेंस और हार्ड है, बहुत ज्यादा डेंस और हार्ड है। ये जॉन डाल्टन की थ्योरी कहती थी। लेकिन आपके सिलेबस में ना डाल्टन थ्योरी लिखी है इतने डिटेल में। उसके बाद आए एक जे थॉमसन नाम के साइंसदान। इन्होंने बड़ी कमाल बात है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर भी किया था। जे थॉमसन नाम के साइंसदान ने, जे थॉमसन की थ्योरी बड़ी मजेदार है बच्चों। तो असल में चैप्टर का आगाज से यहां से ही होता है जे थॉमसन से, कि जे थॉमसन की थ्योरी क्या कहती है। जे थॉमसन की थ्योरी के मुतालिक क्या बातें हुई। जे थॉमसन ने एटम का एक मॉडल दिया जिसे बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। हमने एटम को देखा नहीं था, तो हमारे माइंड में हमें यह पता जरूर था कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है, लेकिन वो कहां पे है यह भी नहीं पता था, और वो कैसी नेचर में, मतलब वो कौन सी फॉर्म में, हमें यह भी नहीं पता था। हमें यह जरूर था कि भाई कुछ चीज है पॉजिटिव नेगेटिव की, कुछ चीज है, लेकिन कंफर्म नहीं था। तो वो ये एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुआ। जे थॉमसन की सबसे पहली बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने भाईजान प्लम पुडिंग मॉडल दिया। प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है? वो कहता है जनाब एटम का जो सफेयर है वो सारा का सारा पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव है, फुल पॉजिटिव। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल काजू की तरह पड़े हैं, बिल्कुल। अब जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन, पुअर पीपल, वाटरमेलन, गरीब लोगों, याद है कि नहीं याद? वाटरमेलन वो जो लाल कलर का होता है सर, हाँ, गर्मियों में गरम गरम करके ठंडा ठंडा करके खाते हैं, गरम गरम भैया। अच्छा, तो भाई वो जो गर्मियों में ठंडा ठंडा करके आप खाते हैं, उसका जो सारा का सारा स्फीयर है वो रेड कलर का है। उसके अंदर जो बीज हैं ब्राउन कलर के, वो क्या है भैया? वो है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। इस मॉडल को बोला उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, कि भाई एटम का सारा का सारा स्फीयर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? बीच में ऐसे काजू की तरह रखे पड़े हैं, ऐसे जैसे बीज पड़े हैं वैसे पड़े हुए हैं। इसके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। बड़ा सिमिलर था। जैसे आप लोगों ने कभी खाई हो रसमलाई, खाई हो। रसमलाई में क्या होता है? रसमलाई में जनाब दूध होता है और अंदर रस से रसगुल्ले पड़े होते हैं, प्यारे प्यारे। सर मुंह में पानी आ गया भाई, इधर देखो, गेंडे के मुंह वालों, मुंह में पानी आ गया है, इधर देखें। तो क्या हुआ भाई? देखें पानी, मतलब वो जो दूध है उसके अंदर ऐसे रसगुल्ले रखे हुए हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रसगुल्ले की तरह पड़े हुए हैं। यस और नो? यस। तो ये उन्होंने बात की। इन्होंने कहा जनाब एटम का सारा का सारा स्फीयर पॉजिटिव है, और इन्होंने एटम का मॉडल पेश किया, लेकिन इतना ज्यादा चला नहीं भाई, इतना ज्यादा चला नहीं। इन्होंने एक बात की, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया बेटा? इलेक्ट्रॉन को। पेपर में सवाल था, हु डिस्कवर्स इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। जो जनाब आपकी किताब, आप ये समझते हैं ना, बहुत सारे बच्चे लिख के आते हैं विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किया। विलियम क्रुक्स, भाई विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कवर की थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उन्होंने, ठीक है। तो प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था भाई, जे थॉमसन बहुत बड़े साइंसदान थे। फिर इनका एक बेटा भी था, उनका नाम था जेपी थॉमसन। उसने इलेक्ट्रॉन की नेचर के बारे में हमें बताया था, बहुत सारा काम किया था उसने भी, वो भी साइंटिस्ट था। खैर, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस के ऊपर काम कर रहे थे। गैसेस के जरिए से कंडक्शन करवाना चाह रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की, गैसेस के जरिए से कंडक्शन करवाना चाह रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की। उसी के दौरान इनको इलेक्ट्रॉन मिल गया।
भाईजान इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन मिल गया। फिर एक साइंसदान आए जिनका नाम था विलियम क्रुक्स, सर विलियम क्रुक्स। आए जरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ चले। सर बड़े तेज हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की लेके जा रहे हैं हमेशा। सर विलियम क्रुक्स ने क्या बातें की? सर विलियम क्रुक्स ने कहा भाई एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लो। उन्होंने कहा भाई एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लो, एक के अंदर सुराख थे और दूसरी सीधी थी बिल्कुल, और इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ लगा दो, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लो। सर क्या बात है आपकी, और यहां पे लगा दो वैक्यूम पंप। क्या क्या लगा दो? वैक्यूम पंप। जब आप वैक्यूम पंप, यहां पे उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया, यहां पे उन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी भी लगा दी, यहां पे उन्होंने लगा दिया जनाब परफोरेटेड एनोड। क्या लगा दी बच्चों? परफोरेटेड एनोड। क्या लगा दी? परफोरेटेड एनोड। और यहां पे उन्होंने लगा दी परफोरेटेड, यहां पे उन्होंने लगा दी खाली कैथोड। और इसके अंदर गैस का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा कम था। कितना कम था? 10⁻⁴ atm। कितना था? 10⁻⁴ atm। 10⁻⁴ atm। अब बच्चों का फोकस हुआ ना इधर गेंडे के मुंह वाले 10⁻⁴ जो बहुत 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 कम था। यस और नो? यस ओके। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे बैटरी को ऑन किया, उन्होंने देखा कि थोड़े से कुछ रेज निकल रही हैं, भाग रही हैं भैया, भाग रही हैं, फिर भाग रही हैं, भागते भागते किसकी तरफ जा रही हैं? भागते भागते कैथोड की तरफ जा रही हैं। यहां पे हम लोगों ने एक मटेरियल लगाया हुआ था। क्या लगाया हुआ था बेटा? एक मटेरियल, एल्यूमिनियम टाइप मटेरियल लगाया हुआ था। अब इन्होंने देखा कि कैथोड में से कुछ रेज निकल रही हैं। वो रेज जरा गौर देखिएगा, कैथोड में से रेज निकल रही है, वो भागते भागते किसकी तरफ जा रही है? एनोड की तरफ। किसकी तरफ जा रही है? एनोड की तरफ। वो भागते भागते एनोड की तरफ जा रही है, और एनोड इतनी स्पीड से आ रही है कि एनोड के अंदर से पास होकर किसके साथ जाके लग रही हैं जनाब, वो डिस्चार्ज ऑफ द वॉल ट्यूब के साथ। वॉल ट्यूब के साथ जब जाके टकरा रही हैं तो यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? ग्लो। जरा गौर से देखिएगा, कैथोड में से रेज निकली, सुराख में, भागते भागते कहां पे जा रही हैं? पास हो रही हैं। जब पास हो रही है तो क्या होगा? यहां पे आके टकराएंगी। जब टकराएंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी? ग्लो। क्या प्रोड्यूस करेंगी? ग्लो। इसका मतलब है कि भाईजान यहां ये जो रेस हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्या हैं? नेगेटिवली चार्ज हैं। ये जो रेस हैं ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज हैं। क्यों? क्योंकि ये एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। यस और नो? यस ओके। इसका पहला पोस्टुलेट, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। दूसरा पॉइंट ये था, जब ये जाके टकराती थी तो ग्लो प्रोड्यूस करती थी। क्या प्रोड्यूस करती थी? ग्लो प्रोड्यूस करती थी। जल्दी बोले, क्या प्रोड्यूस करती थी? ग्लो। इसका थर्ड पॉइंट बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लो प्रोड्यूस करती थी। इसके बाद जब हमने देखा कि जाके टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, फिर हम लोगों ने देखा जनाब कि जब जाके टकरा रही है, बार बार टकरा रही है, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी, ये जो चीजें निकल रही थी अपनी काइनेटिक एनर्जी, मिसाल के तौर पे आप बाइक स्पीड से चला भागते भागते जाके दीवार में लगते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी किसको मिल गई? दीवार को। यस और नो? यस। तो ये भी, इनको भी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज मिला हुआ था, ये निकलती थी, काइनेटिक एनर्जी बहुत मूव करती और जाके खिंच के किससे टकराती थी? डिस्चार्ज ऑफ द वॉल ट्यूब से, और अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको देती थी? इसको, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती थी? हीट हो जाती थी, गर्म हो जाती थी। यस और नो? यस। मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन्हें ट्रांसफर कर रहे थे, जिनको कैथोड रेज बोलते हैं। तो भाई ये क्या करती थी? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती थी। क्या प्रोड्यूस करती थी? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती थी। यस और नो? यस। फोर्थ पॉइंट, अगर हम इनके रास्ते में कोई भी चीज रख देते थे तो ये उसका शैडो क्रिएट कर देती। क्या क्रिएट करती थी? शैडो। क्या क्रिएट करती थी? शैडो। मतलब ये लाइट है, इस लाइट के रास्ते में खड़ा हो जाता हूं, मेरा शैडो क्रिएट हो गया। यस और नो? यस। इसका मतलब मैं ओपैक ऑब्जेक्ट हूं। वो ओपैक ऑब्जेक्ट वो होता है बच्चों जिसमें से लाइट पास नहीं होती, और नॉन ओपैक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से लाइट पास हो जाती है। समझ आ रही है? तो ये शैडो क्रिएट कर देती थी। क्या क्रिएट करती थी? शैडो। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, जे थॉमसन इनकी ई बाय एम रेशो फाइंड की। क्या फाइंड की? ई बाय एम रेशो। एक और बात ये थी कि ये बिल्कुल प्रीपेंडिकुलरली मूव कर रही थी। मतलब ये कैथोड रेज ये लगी हुई थी, ये ऐसे निकल रही थी, तो इसका मतलब है ये जो प्रीपेंडिकुलर थी, क्या थी? बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे थी, प्रीपेंडिकुलर थी। जल्दी बोले, क्या थी? प्रीपेंडिकुलर थी किसके? कैथोड सरफेस। यस और नो? यस। देखो ना जरा और से देखो, और से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, वो क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है? प्रीपेंडिकुलर है किससे? कैथोड सरफेस है। यस और नो? यस। साइंटिस्ट ने बहुत काम किया। साइंटिस्ट ने देखा कि जो रेज निकल रही हैं, फिर इनको एक स्टोनी नाम के साइंसदान थे, कि कौन से? स्टोनी। उन्होंने इन रेज को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स। इसे नोट करें बच्चों। उतनी देर तक मैं पानी पी लूं। लो 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 भैया, पानी पी ले। हाँ भैया, जल्दी बच्चों ने नोट करें। लो भैया, इलेक्ट्रॉन्स। स्टोनी ने इनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है?
अरे कैथोड में सर एक रेस निकली एनोड की तरफ गई, एनोड से जाके टकराई, जब एनोड से जाके टकराई तो ग्लो प्रोड्यूस हुआ और साथ ही काइनेटिक एनर्जी अपनी ये उन्हें ट्रांसफर करी थी, जिसकी वजह से हीटिंग प्रोड्यूस हुई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रही? जब इसके रास्ते में कुछ चीज प्लेस करते थे उसका शैडो क्रिएट कर देती थी, इसकी ईवा एम रेशो फाइंड कर ली गई। यस और नो? यस, ओके। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजों को चेंज करके देखा। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट मैटर्स को रख के देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने फाइनली ये काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा यार यहाँ पे हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था, प्रेशर बहुत कम रखा था, हम यहाँ पे कोई गैस रखते हैं। जैसी कोई गैस रखा और उन्होंने पहले किसमें एनोड में होल किए थे, अब किसमें किए? कैथोड में। जैसे उन्होंने कैथोड में होल किए तो उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। वो जो ऑब्जर्वेशन थी उससे एक नई चीज डिस्कवर हो गई भैया, उससे एक नई चीज डिस्कवर होगी। लेकिन साइंटिस्ट ने ये बात समझ ली कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। जल्दी बोले, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर, जल्दी बोले, फंडामेंटल पार्टिकल्स। यस और नो? मतलब हर चीज में पाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा था, लेकिन उन्होंने देखा हर बार के थोड़े से जुम 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 करके निकल रहे हैं। यस और नो? यस। फिर उन्होंने देखा, जब हम लोगों ने क्या किया? चेंज किया भैया, सॉरी, जब उन्होंने क्या किया? उन्होंने चेंज किया। उन्होंने किसमें होल किया इस बार? कैथोड में। किसमें होल किए? कैथोड में। और इस साइड पे क्या लिखा? एनोड। तो उन्होंने देखा भाई इसे हाई वोल्टेज बैटरी के साथ लगाया और बीच में कोई भी एक एम गैस रख दी। क्या रख दी बेटा? एम गैस। क्या रख दी? एम गैस। ये क्या है? यह परफोरेटेड, ये क्या है? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड, यस, परफोरेटेड कैथोड है भैया। और ये है एनोड। क्या है बच्चों? एनोड। उन्होंने चेंज कर दिया ना, बीच में कोई भी गैस रख दी। मैं कहता हूं लेट्स से वो गैस है एम गैस। क्या है बच्चों? एम गैस। उन्होंने बीच में परफोरेटेड एनोड रखी और वो क्या देखते हैं? उन्होंने देखा जैसे हमने बैटरी को ऑन किया तो होता क्या है? कैथोड में से हमेशा की तरह रेस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? रेस। जल्दी बोले, क्या निकलती हैं? रेस निकलती हैं। सर नो? लेकिन अब वो डायरेक्ट एनोड की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि रास्ते में उनको एम गैस मिल गई। मतलब कैथोड में से रेज निकल तो रही थी, लेकिन डायरेक्ट एनोड तक पहुंच नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि बीच में एम गैस मिल रही थी। जल्दी बोले, क्या मिल रही थी? एम गैस। यस और नो? यस। देखो ना, अब जाहिर सी बात है एम गैस में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जब इलेक्ट्रॉन निकला खिंच के टकराया ठक करके इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। यस और नो? यस। देखो ना, वो क्या करती थी? कैथोड रेज पता क्या करती थी? कैथोड रेज गैस को आयोनाइज कर देती थी। क्या करती थी बच्चों? आयोनाइज। नजर आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन निकला ठक करके टकराया। जब ठक करके टकराया तो हुआ क्या? इस एम गैस के ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आयन बन गया। यस और नो? यस। तो कैथोड रेस ने क्या कर दिया? गैस को आयोनाइजेशन कर दी। क्या कर दी? गैस की आयोनाइजेशन। क्या कर दी? गैस की आयोनाइजेशन। कैथोड रेस की ये भी प्रॉपर्टी है कि वो आयोनाइज कर देती है गैस को। इसलिए तो भाई जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन मिले थे। समझ रहे हो ना? कहानी समझ रहे हो? कहानी सुनो, जुबानी सुनो, ना 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 ना। अच्छा, ये परफॉर्म किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। अच्छा भैया, हुआ क्या कि थोड़े में से रेज निकल रही है, एम गैस के ऊपर जाके टकरा रही है। एम गैस के ऊपर जब जाके टकराएंगे ठक करके इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। जरा गौर से सुनना, एम गैस के ऊपर जाके टकराएंगे ठक करके इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज दोबारा किसकी तरफ जाएगा? भागता भागता कैथोड की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जरा समझना कैथोड में से रेज निकली। जब कैथोड में से रेज निकली तो हुआ क्या? जब ये गई तो इन्होंने देखा, जब ये आगे पहुंची तो ये आगे जाकर टकराई। जब आगे जाकर टकराई तो इन्होंने एम गैस को आयोनाइज कर दिया। एम गैस भागती भागती किसकी तरफ आएगी? एनोड की तरफ। वो इतनी स्पीड से आएगी, इतनी स्पीड से आएगी कि इसमें से पास हो जाएगी। और यहां पे हम लोगों ने मटेरियल लगाया होगा, जैसे ही एल्यूमिनियम मटेरियल, तो जैसे यहां पे जाकर टकराएगी तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगी? ग्लो। क्या प्रोड्यूस करेगी? ग्लो। तो हमें पता चलेगा भाईजान, हमें यहां से ये बात समझ में आएगी कि यहां पे कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम नाम देते हैं कैनाल रेस का। क्या नाम देते हैं? कैनाल रेस। क्यों? क्योंकि कहां से कहां मूव कर रही थी? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी, नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। इस वजह से हमने कहा कि जनाब कोई पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है। यस और नो? यस। देखो ना, उस साइड पे जा रही है क्योंकि थोड़े में से इलेक्ट्रॉन निकले, फिर दोबारा एम गैस के ऊपर जाकर टकराए। जब एम गैस के ऊपर जाकर टकराए, एम गैस आयोनाइज हो गया। यस और नो? यस। दूसरी बात, ये गैस डिपेंडेंट रेस थी। क्या थी? गैस डिपेंडेंट रेस। भाई देखो बच्चों, गौर से सुनो। देखो ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर हम कोई भी गैस नहीं रखते थे, सीधा निकलती थी, ठक करके जाके टकराती थी, उनसे पास हो जाती थी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। लेकिन यहां पे हमें गैस रखनी पड़ रही थी। अगर गैस ना होती तो हमारे पास कैनाल रेस डिस्कवर ना होती। कैनाल रेस डिस्कवर ना होती। यस और नो? यस। ओके, कैनाल रेस डिस्कवर ना होती। थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने देखा कि जनाब ये गैस डिपेंडेंट रेस है। जब एम गैस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है,
और दो इलेक्ट्रॉन कहां से, एक वो इलेक्ट्रॉन जो जाके टकरा रहा है और एक वो इलेक्ट्रॉन जो एम गैस में से निकल रहा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए भैया, 2। यस और नो, यस। अच्छा, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एनोड सरफेस मूव कर रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एनोड सरफेस मूव कर रही थी। अच्छा, एक और बात, इनका जो मास था जे जे थॉमसन ने फाइंड किया वो 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन था, 1840 टाइम्स हैवियर देन कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन था। यस और नो, यस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका जो मास था वो कितना था, 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो, यस। इनकी प्रॉपर्टीज दोबारा पढ़ते हैं। गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने बीच में एक एम गैस रखी और कैथोड रेज को ऑन किया। जैसे ही हम लोगों ने बैटरी को ऑन किया, देखा कैथोड में से रेस निकल रही है, वो एम गैस के ऊपर जाकर टकरा रही है, एम गैस आयोनाइज हो रही है, एम गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ। यस और नो, यस। ओके 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 बच्चों, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। जब ये इस तरफ मूव करेगा, यहां पे आके टकराएगा, यहां पे ग्लो प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब है जनाब कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और इन रेस को हमने क्या नाम दिया, केनाल रेस। क्या नाम दिया बच्चों, केनाल रेस, क्योंकि इनकी डिफ्लेक्शन किसकी तरफ थी, पॉजिटिव की तरफ। ये गैस डिपेंडेंट रेस थी, इनके ऊपर एक जाके टकराती थी तो भैया आयोनाइज हो जाती थी और इनका मास जो था 1840 टाइम्स हैवियर देन था इलेक्ट्रॉन से। यहां समझ आ गई, आगे आगे, ओके। अच्छा बच्चा, एक और पॉइंट है, यहां पे गैस कौन सी रखी गई थी, याद रखना बच्चों, यहां पे जो गैस रखी गई थी वो हाइड्रोजन गैस थी। पहले बहुत सारी गैसेस रखेंगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस से सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट मिला था, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम एक ऐसा एटम है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो जाहिर सी बात है उसके पास न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, तो वो प्रोटॉन्स रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, प्रोटॉन्स। तो ऐसे हमारे पास चार्ज टू मास रेशो मैक्सिमम आई थी, जिसकी वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। यहां तक क्लियर क्लियर। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी पढ़ा, प्लम पुडिंग मॉडल भी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है, रदरफोर्ड का हमें क्या कहानी सुनाई। रदरफोर्ड क्या कहता था, एटम के मॉडल को लेके हमने ये तो समझ लिया कि एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, लेकिन सवाल था बच्चों, सवाल था वो इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज है कहां पे, रहते कहां पे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही था, वो चार्ज रहते कहां पे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल था जी, कि हमें ये तो पता लग गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नाम की कोई चीज तो है, लेकिन वो है कहां पे। सबसे बड़ा पॉइंट यही था। तो भाई इस पॉइंट को सॉल्व करने आए हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत साइंसदान, लेकिन आपके केमिस्ट्री के टीचर से ज्यादा नहीं हो सकते, इतने हैंडसम। आए हाय, क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग करे भाई। हाय हाय, इधर देखो, गैंडे के मोल है, मैं शरीफ हूँ। रदरफोर्ड एटॉमिक, एक बच्चे कह रही है नहीं सर मैं भी शरीफ हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या किया भाई, रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक का नाम था गीगर और एक का नाम पता नहीं क्या था, बड़े मुश्किल से नाम थे उनके भैया। तो उन्होंने ये बड़ा कमाल का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे नाम है। इस मॉडल को एक नाम, इस मॉडल को बोलते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। इसे अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, इसे न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, इसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक सोर्स था जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे बच्चों, अल्फा पार्टिकल। और आगे हम लोगों ने एक गोल्ड फॉइल ली हुई थी जो 0.0000004 सेंटीमीटर थिक थी, और यहां पे हमने लगाई थी एक फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट वो होती थी जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जाके टकराते तो वहां पे एक स्पॉट बन जाता था, ठीक है बच्चों। ये लगाई थी हमने फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है भैया, ठीक है, हाँ, ओके। तो भैया ये है हमारे पास कुछ ऐसा, हमारे पास ऑपरेटर्स था उनका। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई को भैया हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। कौन सा चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज। जल्दी बोले, कौन सा चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज। तो इसे क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया भैया गोल्ड फॉइल जो कि 0.004 सेंटीमीटर थिक थी, इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। जैसे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया तो उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। वो ऑब्जर्व क्या की, वो ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल थी। इन्होंने अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाया, तो इन्होंने देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जुम 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 बीच में से पास हो गए हैं। यस और नो, यस। लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे भैया, थोड़ा सा कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो बीच में से थोड़े से डिफ्लेक्ट भी हुए थे,
इन्होंने देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए हैं, इसका मतलब है, अब देखो ना जरा गौर से समझो, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने इस 0.004 सेंटीमीटर थिक इस वजह से ली क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ एटम यहां पे होता है। मिसाल के तौर पे अगर गोल्ड फॉइल मोटी होती तो उसमें एटम की तादाद बहुत ज्यादा होती। इन्होंने इतनी थिक ली जैसे एक हमारे पास रेशम का कपड़ा होता है ना, बहुत ज्यादा, बहुत पतला, उसके आर पार देखा जा सकता है। इन्होंने इतनी पतली ली कि हम आर पार देख सकते थे, इतना ताकि उसमें सिंगल लेयर ऑफ एटम बचे, डबल लेयर ऑफ एटम ना हो। समझ रहे हो? ओके। तो जनाब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जनाब, इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जरा गौर से समझना, मैं कहानी बहुत कमाल सुनाऊंगा। इन्होंने कहा जनाब कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो तो ये कहता है कि एटम का सारा हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है। अगर एटम का सारा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल आके टकराते और सारे के सारे बैकवर्ड चले जाते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है। यस और नो? यस। देखो ना, अगर एटम का सारा स्फीयर पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी डबल पॉजिटिव चार्ज है, ये आके टकराते वापस चले जाके टकराते वापस, आके टकराते वापस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, आए और बीच में से पास हो गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि एटम सारा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और चीज सोचता हूं, मैं कहता हूं नहीं भाई, जे थॉमसन की बातें शायद हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक्स हो, मैं कहता हूं अगर एटम का सारा नेगेटिव है और काजू की तरह उसमें पॉजिटिव पड़े हैं और एटम सारे के सारे नेगेटिव है, तो क्या होते? अल्फा पार्टिकल आके टकराते और फंस जाते, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक तरफ शकीला हो, एक तरफ आमिर हो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। यस और नो? यस। देखिए ना बेटे, अट्रैक्ट करेंगे ना। एक तरफ आयमा हो, एक तरफ अबीरा हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना बेटे। यस और नो? यस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल्स आके टकरा रहे थे और सारे के सारे अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे। इसका मतलब है ना एटम सारा का सारा पॉजिटिव था, ना एटम नेगेटिव था, बल्कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली था। एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली था। तो पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बड़ी बात की रदरफोर्ड साहब ने। इन्होंने कहा जनाब, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। कि इन्होंने बताया जनाब एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है? खाली। एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है? खाली। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो गए थे। यस और नो? यस। समझ आ रहा है? आया समझ? फील हुआ? दोबारा फील कराऊं? फील करते हैं। जे थॉमसन कहता था एटम का सारा जो सफेयर है वो पॉजिटिवली है। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल आके टकराएंगे वापस, आगे टकराएं वापस, आगे टकराएं वापस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यस और नो? यस। और अगर एटम का सारा स्फीयर नेगेटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल आके टकराते, फंस जाते, स्टक हो जाते, यहां तक पहुंचते ही ना, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसका मतलब है ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो गए। इसका मतलब है एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है? खाली है। ज्यादातर हिस्सा क्या है? खाली। यस और नो? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इन्होंने देखा भाईजान कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे एट सम लार्ज एंगल्स, एट सम लार्ज एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हो रहे थे बच्चों? डिफ्लेक्ट। और इन्होंने थीटा फाइंड किया और थीटा फाइंड करके इन्होंने ये समझा कि जनाब वो अल्फा पार्टिकल जो थे वो सेंटर, मतलब वो जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो सेंटर से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उन्होंने कहा एटम के सेंटर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो बहुत ज्यादा डेंस और हार्ड है, बहुत ज्यादा डेंस और हार्ड है। कि भाई अल्फा पार्टिकल जाके टकराते हैं, बैकवर्ड आ जाते हैं, जाके टकराते हैं, एट मतलब एंगल चेंज हो जाता है उनका, जाके टकराते हैं, एंगल चेंज होता है। यस और नो? यस। तो इन्होंने देखा कि जनाब एटम के सेंटर में कोई डेंस और हार्ड चीज मौजूद है जिसे इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस का। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस का। बात जरा समझना, क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस का। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोलने लगा हूं। बहुत, मैंने सवाल किया ना स्टार्टिंग में कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता तो चल गया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था वो रहते कहां पे हैं। अब आपको उसका आंसर मिलने लगा है कि हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है कहां पे। गौर से सुनिएगा, गौर से। इन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में कोई डेंस और हार्ड चीज मौजूद है जिसे अल्फा पार्टिकल जाकर टकराते हैं और किसी भी एंगल पे बेंड हो जाते हैं, किसी भी एंगल पे इस साइड पे, किसी भी एंगल पे इस साइड पे। यस और नो? यस। तो भाई बाज किताबों में अगर हम और अच्छे से पढ़े ना, तो बाज किताबों में ये लिखा है कि हर 20,000 अल्फा पार्टिकल, हर 80,000 अल्फा पार्टिकल के बाद एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो रहा था, फिर हर 40,000 के बाद 30 डिग्री, फिर हर 20,000 के बाद एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पे जा रहा था। इसका मतलब वो चीज सेंटर में मौजूद है। यस और नो? यस। लेकिन इधर डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं जाना। तो एटम के सेंटर में कोई डेंस और हार्ड चीज मौजूद थी जिसे क्या नाम दिया था बच्चों? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। अच्छा, अल्फा पार्टिकल सेंटर में आके टकराते थे और बेंड हो जाते थे। यहां पे एक सवाल है, अगर एटम के सेंटर में नेगेटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाता है। यस और नो? यस। एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल बेंड हो रहे थे इस वजह से। यस और नो? यस। इसका मतलब है एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बोले कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि एटम के सेंटर में
जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन हो जाती, मतलब अल्फा पार्टिकल आते यहां पे अट्रैक्ट हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बेंड हुए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था भाई, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अल्फा पार्टिकल जो सेंटर में चीज है उससे टकरा के बेंड इस वजह से हो रहे हैं कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इसका मतलब है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सॉरी नो? यस। तो उसने यहां से एक पॉइंट दिया, उसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, electron revolve around the nucleus, yes or no? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा है समझ? हाँ ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसने देखा कि भाईजान बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बैकवर्ड जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा है। क्या है? इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि पूरे एटम के मुकाबले में उसका जो साइज है वो बहुत कम है। उसने बोला कि द कंप्लीट रिबाउंड्स ऑफ अ फ्यू पार्टिकल शो दैट द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, डेंस, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। उसने बोला साइज ऑफ एटम वेरी स्मॉल। समझ रहे हो? फिर दोबारा करते हैं भाई। पहली बात, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो गए, इसका मतलब एटम का ज्यादा हिस्सा खाली है। दूसरी बात, एटम के सेंटर से बहुत सारी चीजें हमें पता लग रही थी कि भाई फेयरली एंगल पे रोटेट हो रहे थे, मतलब बेंड हो रहे थे। इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ डेंस और हार्ड चीज मौजूद है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। तीसरी चीज, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल आके टकराते तो अट्रैक्ट हो जाते, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हुई। क्या हुई? रिपल्शन। इसका मतलब एटम के सेंटर में जो चीज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि इस वजह से क्या हो रही थी? रिटोरेशन हो रही थी। यस और नो? यस। और फिर हमने देखा कि जनाब एटम का जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, पूरे एटम के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स रोटेट हो रहे थे, मतलब पीछे जा रहे थे। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, एक और कहानी सुनो, एक और कहानी। इन्होंने बताया कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। इन्होंने ऑब्जर्व किया जितने अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड बेंड हुए हैं उतने ही अल्फा पार्टिकल बीच में अट्रैक्ट भी हुए हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के। यस और नो? यस। तो इसका मतलब है कि टोटल एटम क्या हुआ? न्यूट्रल। क्या हुआ? न्यूट्रल। इन्होंने एक और बहुत पॉइंट की बात की जिसकी वजह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इन्होंने बताया जनाब एटम के सेंटर में जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जब वो जाके टकराते हैं तो बैकवर्ड बेंड इस वजह से हो रहा है क्योंकि एटम के सेंटर में प्रोटॉन के साथ कोई एक और चीज ऐसी मौजूद है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसका मैस जरूर है। तो इन्होंने उसे नाम दिया था न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम दिया था बच्चों? न्यूक्लियॉन्स। जल्दी बोले, क्या नाम दिया था? न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियॉन्स। यस और नो? यस। इन्होंने बोला except proton and other fundamental particle would be present in the nucleus that is called nucleons। अच्छा, इन्होंने न्यूक्लियन पता किसे बोला था? इन्होंने उस पार्टिकल को, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इन्होंने क्या नाम दे दिया था? न्यूक्लियॉन्स। यस और नो? यस। तो ये थे रदरफोर्ड के कुछ रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट क्या था? एटम के सेंटर में कोई डेंस और हार्ड चीज मौजूद है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। फिर इन्होंने एक और बात बताई, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू द फुल एंड डिफ्लेक्टेड, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो गए। तो इसका मतलब है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है? खाली। फिर उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इसका मतलब क्या है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। यस और नो? फिर उन्होंने देखा एटम का साइज बहुत ज्यादा, मतलब स्मॉल है, न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, और जनाब एटम क्या है? न्यूट्रल। और जनाब जो प्रोटॉन है उनके साथ कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसका कोई ना कोई मास है लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम दिया था बच्चों? न्यूक्लियॉन। इसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे। वो डिफेक्ट्स कुछ ऐसी चीजें थी जिनको रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर ही नहीं सके। उनमें नंबर 1 चीज ये थी, ये कहते थे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब जब भी कोई भी चीज घूम रही होगी इसका मतलब कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज करती होगी। ये कहते थे इलेक्ट्रॉन घूमता है, एनर्जी रिलीज करता रहता है। तो एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन कहां पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। कहां पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा नहीं था। और एक और बात, ये कहते थे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब एनर्जी रिलीज कर, ये नहीं कहते थे, मैक्सवेल की थ्योरी कहती थी। मैक्सवेल की थ्योरी उसके बाद आई थी, ये बात समझ लेना। ये नहीं कहते थे। इसका मतलब ये नहीं है रदरफोर्ड का मॉडल गलत था बच्चों। रदरफोर्ड ने बहुत सारी बातें सही कही थी, गलत नहीं कही थी, बिल्कुल सही कही थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिनको उनका एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इतने बड़े साइंटिस्ट थे भाई, इतना काम किया, ऐसे थोड़ी एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो इन्होंने एक और बात की कि एटम का जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कौन होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन जब हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए से देखा तो हमने देखा लाइन स्पेक्ट्रम था। कौन सा स्पेक्ट्रम था? लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसको मजीद डिटेल में हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल में। और बच्चों इसको मजीद आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल में। बहुत साइंटिस्ट से जिन्होंने इनका आंसर दिया, और हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और उससे आगे लेके चलेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।